हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखें। वह नदी जो वन की आशा या वर्णाशा के नाम से जानी जाती है वह बनास नदी है। लूणी नदी को लवणवती नदी कहते हैं। माही नदी को आदिवासियों की गंगा कहते हैं और बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा या तीर गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नरमा किस फसल की किस्म है? दोस्तों नरमा ये कपास की फसल है। ध्यान रखना दोस्तों, कपास को वाइट गोल्ड या सफ़ेद सोना के नाम से भी जाना जाता है और सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। कपास के लिए काली मृदा उपयुक्त मानी जाती है और भारत के महाराष्ट्र गुजरात में सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाली अमावस का पर्व किस माह में मनाया जाता है? दोस्तों आपको पता ही है कि हरियाली अमावस श्रावण अमावस्या को मनाई जाती है, तो आपका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि श्रावण में अच्छी बरसात के कारण ये महीना हरा भरा रहता है, इसलिए हरियाली अमावस श्रावण अमावस्या को मनाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम किस चित्र शैली से संबंधित थे? दोस्तों ये जो साहिब राम थे इनका संबंध जयपुर शैली से रहा है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है और ध्यान रखना, जो जयपुर शैली है इसका सवर्ण काल जयपुर के राजा प्रताप सिंह के शासनकाल को माना जाता है। जयपुर चित्र शैली में दरबार के दृश्य बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है? तो लहरिया इसमें दोस्तों अनेक रंगों की आड़ी रेखाएं बनी होती हैं और ये श्रावण की तीज पर पहना जाता है, यानी श्रावण शुक्ल तृतीया को राजस्थान में और पूरे भारत भर में तीज का त्यौहार मनाया जाता है और इस दिन राजस्थान में महिलाएं लहरिया की ओढ़नी ओढ़ती है या चुंदड़ ओढ़ती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस क्षेत्र की रम्मत सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है भाई? दोस्तों बीकानेर की जो रम्मत है ना वो पूरे राजस्थान में फेमस रही है भाई। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है। रम्मत का आयोजन बीकानेर में किया जाता है और जैसलमेर में किया जाता है, लेकिन जो बीकानेर की रम्मत है वो पूरे भारत में प्रसिद्ध है, पूरे राजस्थान की लोकप्रिय रही है, इसलिए आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? बहुत ही अच्छा सवाल है। राजस्थान में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत नसीराबाद छावनी से हुई भाई, और नसीराबाद छावनी में 15वीं नेटिव इन्फेंट्री और 30वीं नेटिव इन्फेंट्री तैनात थी। नसीराबाद वर्तमान में राजस्थान के अजमेर में पड़ता है। ध्यान रखना, राजस्थान में क्रांति का अंत सीकर जिले में हुआ भाई। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी राजस्थान रो चावो नाव छे। दोस्तों पश्चिमी राजस्थानी ये एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, एक बोली है, जिसे मारवाड़ी बोली के नाम से भी जाना जाता है। यह मारवाड़ी बोली को प्राचीन समय में पश्चिमी राजस्थानी बोली या मरु भाषा के नाम से जाना जाता है। इसी में अगला क्वेश्चन है, भरतपुर प्रजामंडल कहाँ स्थापित किया गया? भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी में की गई भाई, जो हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन, पर्यटन स्थल चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? दोस्तों चांद बावड़ी के नाम के पहले ही आभानेरी शब्द लगता है और आभानेरी दौसा में पड़ता है, तो आभानेरी की चांद बावड़ी राजस्थान के धौलपुर जिले में है, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा भाई। ठीक है, लालसोट के निकट पड़ती है ये चांद बावड़ी और प्रतिहार राजाओं में राजा चंद के द्वारा आभानेरी स्थान पर ये चांद बावड़ी बनाई गई भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे सीकर जिले के नीमका थाना गांव के पास में स्थित है भाई। बहुत ही अच्छा सवाल। गणेश्वर सभ्यता एक लोह युगीन सभ्यता है। यहाँ से मछली पकड़ने का कांटा यानी बाणग प्राप्त हुआ है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं मिली है, जैसे थाली, चिमटा, गिलास, पत्थर के बांध आदि मिले हैं। अगला प्रश्न देखे भाई,
कोलायत झील कौन से शहर के पास स्थित है? कोलायत झील दोस्तों राजस्थान के बीकानेर में स्थित है। ये दीपदान के लिए प्रसिद्ध है। और कोलायत में कपिल मुनि की तपोभूमि भी बताई जाती है। जबकि दीपदान के लिए राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध झील पुष्कर झील है, जो अजमेर के निकट है। और पुष्कर झील राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील मानी जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी बीकानेर होगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहते हैं? दोस्तों आदिवासी राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में रहते हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, यहाँ सबसे ज़्यादा आदिवासी या जनजाति लोग रहते हैं। तो आदिवासियों का कुंभ वेणेश्वर मेले को कहते हैं। वेणेश्वर मेला प्रतिवर्ष राजस्थान रे डूंगरपुर जिले में माघ पूर्णिमा को लगता है। और इस वेणेश्वर स्थान पर सोममाही जाखम नदियों का संगम भी होता है। यहाँ भगवान शंकर का मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूपारेल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? भाई रूपारेल नदी का उद्गम उदयनाथ की पहाड़ियों से होता है। उदयनाथ की पहाड़ियाँ राजस्थान के अलवर जिले में हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो रघुनाथगढ़ है यह उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई 1055 मीटर है। कुंभलगढ़ राजस्थान के राजसमंद में है और राजौरगढ़ राजस्थान के अलवर में है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे भाई, बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है? दोस्तों ये जो विजयदान देथा थे इन्हें बिज्जी के नाम से जाना जाता है भाई, या इन्हें राजस्थानी लोक कथाओं का शेक्सपियर भी कहा जाता है। तो दोनों आंसर ध्यान रखना, राजस्थानी लोक कथाओं का शेक्सपियर और बिज्जी, ये दोनों उपनाम विजयदान देथा के माने जाते हैं। इन्होंने दुविधा पुस्तक लिखी है, बातारी फुलवारी पुस्तक लिखी है। ठीक है दोस्तों, आगे के देखिए, सिलिसेड लेक पैलेस राजस्थान के कौन से पर्यटन सर्किट में है? तो ऑप्शन के हिसाब से ब्रज मेवात सर्किट आपका सही जवाब होगा, क्योंकि सिलिसेड झील राजस्थान के अलवर जिले में है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखें, जोधपुर के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था? तो यहाँ आपका सही जवाब होगा राव सिंहा। राव सिंहा को ही जोधपुर के राठौड़ राजवंश का प्रथम संस्थापक माना जाता है। ये बदायूं से आए थे और इन्होंने खेड़ जो वर्तमान में पाली है उसे राठौड़ों की राजधानी बनाई। आगे चलकर राव जोधा ने राठौड़ राजवंश का विस्तार किया, इसलिए इन्हें राठौड़ राजवंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, बांसवाड़ा जिले के कालाखूट, घाटिया, सिवानिया ये क्षेत्र किस खनिज के भंडारों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये दोस्तों मैग्नीज के भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। चांदी तो राजस्थान में देवर और जो देबारी क्षेत्र है उदयपुर में वहाँ की प्रसिद्ध है, जावर की प्रसिद्ध है। और जो टंगस्टन है वो राजस्थान में नागौर जिले में रेवत की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में स्वर्ण अयस्क के भंडार मुख्यतः किस जिले में अनुमानित किए गए हैं? दोस्तों राजस्थान में सबसे ज़्यादा सोने के भंडार बांसवाड़ा में पाए जाते हैं और इसका खनन ऑस्ट्रेलिया की इंडो गोल्ड कंपनी के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, डूंगरपुर और बांसवाड़ा खेतरी मुख्य बोली है? दोस्तों डूंगरपुर और बांसवाड़ा में वागड़ी बोली बोली जाती है, क्योंकि डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र को वागड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और इस क्षेत्र में वागड़ी बोली बोली जाती है। शेखावाटी बोली तो राजस्थान के सीकर, चूरू और झुंझुनू जिले में बोली जाती है। जो राठी है यह दोस्तों राजस्थान में अहीरवाट यानी कि अलवर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती हैं। और जो राजावाटी है यह दोस्तों टोंक क्षेत्र के आसपास में बोली जाती है और ढूंढाड़ी भाषा की उपबोली है। इस प्रकार डूंगरपुर और बांसवाड़ा में वागड़ी बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे भाई, रामसागर वन विहार अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? दोस्तों एक तो रामसागर, एक केसरबाग और एक वन विहार। ये जो अभ्यारण्य हैं ये राजस्थान के धौलपुर जिले में हैं। तो रामसागर वन विहार अभ्यारण्य या रामसागर अभ्यारण्य राजस्थान के धौलपुर जिले में है। यही आपका सही जवाब होगा। करौली में तो केला देवी अभ्यारण्य है, भरतपुर में केवला देव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे भाई, तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ? दोस्तों राजस्थान रे प्रसिद्ध लोक देवता या जाटों के प्रसिद्ध लोक देवता तेजाजी का जन्म खड़नाल नागौर में हुआ।
एक नागवंशीय जाट परिवार में हुआ था भाई, जहाँ प्रतिवर्ष मेला भी लगता है। राजस्थान में तेजाजी का सबसे प्रसिद्ध मेला परबतसर नागौर में लगता है। गोगा मेडी हनुमानगढ़ में तो गोगा जी का मेला है दोस्तों। उंड काश्मीर में पाबू जी का मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। राजस्थान का खीचन गांव कौन से पक्षी के लिए जाना जाता है? तो राजस्थान का जो खीचन गांव है और यह दोस्तों जोधपुर में है, ये कुर्जा पक्षी के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहा है। तो आप इसका ध्यान रखना कि खीचन गांव कुर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। ये जो साइबेरियन सारस है, ये तो दोस्तों राजस्थान में केवलादेव घना पक्षी विहार में पाया जाता है, जो भरतपुर में है, और ये स्विट्जरलैंड से यहाँ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है भाई? गणेश्वर सभ्यता राजस्थान में कांतली नदी के किनारे स्थित है, और गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले में नीमका थाना के निकट स्थित है। आप ध्यान रखना। आयड़ नदी के किनारे तो दोस्तों आहड़ सभ्यता विकसित हुई है। तो गणेश्वर सभ्यता एक लोहे युग है। इसमें लिखा गया है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में 2021 की रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो राजस्थान में दोस्तों सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र उदयपुर में है, और सबसे कम वन क्षेत्र चूरू जिले में है। अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? दोस्तों नसीराबाद छावनी जो अजमेर में है वहाँ से हुई। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहादला सोलर पार्क कहाँ स्थित है? दोस्तों ये बहादला नहीं है, ये बड़ला है। जो बड़ला सोलर पार्क है वो राजस्थान के जोधपुर ज़िले में है। और आप तो जानते ही हैं जोधपुर को मरु प्रदेश कहते हैं। इसे सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का नीला शहर भी जोधपुर को ही कहते हैं। तो आपका सही आंसर होगा जोधपुर बड़ला सोलर पार्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। एक जैसे 9 महल, एक जैसे 9 महल नाहरगढ़ दुर्ग में है भाई, और नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में है। यह दुर्ग तो सवाई जयसिंह के द्वारा बनवाया गया था नाहरगढ़, लेकिन इसमें एक जैसे 9 महल माधो सिंह द्वितीय के द्वारा बनवाए गए थे। बात जरूर ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल देखें। स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारहट की पैनोरमा कहाँ बनेगी? पैनोरमा का मतलब दोस्तों ये जो केसरी सिंह बारहट जी है, इनका स्मारक कहाँ बनाया जाएगा? तो केसरी सिंह बारहट की जन्म स्थली आप सब जानते ही हैं, शाहपुरा भीलवाड़ा है। तो वहीं पर दोस्तों इनका पैनोरमा बनाया जाएगा, अर्थात केसरी सिंह बारहट का पैनोरमा राजस्थान के शाहपुरा भीलवाड़ा में बनेगा। अगला क्वेश्चन देखे भाई। चौहानों ने राज्य के किस क्षेत्र पर शासन किया भाई? अजमेर और रणथंभौर में भी किया, कोटा बूंदी में भी किया था, सिरोही जालोर और सिवाना में भी किया था। तो चारों ऑप्शन सही है। अजमेर और जो रणथंभौर है, यहाँ अजमेर में तो मूल रूप से चौहान थे। रणथंभौर में फिर गोविंदराज जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का बेटा था, उसने चौहान साम्राज्य की स्थापना की। कोटा बूंदी में हाड़ा चौहान थे। सिरोही जालोर सिवाना यहाँ दोस्तों सोनगरा चौहान थे। तो इस प्रकार राजस्थान के इन तीनों ऑप्शन में जो आपके क्वेश्चन में दिए गए हैं, तीनों जगह चौहानों का साम्राज्य रहा, चौहानों का शासन रहा। इनमें से जो चौहान थे मूल रूप से सांभर के आसपास के क्षेत्र के सपादलक्ष के माने जाते हैं। आगे चलकर उन्होंने अजमेर को राजधानी बनाई, फिर कुछ ने दिल्ली में, और फिर पूरे राजस्थान में फैल गए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। किस राजस्थान का कौन सा दुर्ग राजस्थान का जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता है? दोस्तों राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं तारागढ़ अजमेर के दुर्ग को। जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, इसे तो मजबूती के कारण कर्नल जेम्स टोड ने एट्रस्कन की संज्ञा दी है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को दोस्तों कहा जाता है गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। ये जो टोडगढ़ दुर्ग है, टोडगढ़ दोस्तों राजस्थान के झालावाड़ में है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। राजस्थान का मिनी खजुराहो किस ऐतिहासिक स्मारक को कहा जाता है? दोस्तों राजस्थान का मिनी खजुराहो भिंडदेवरा मंदिर 12 को कहा जाता है। तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब होगा। रणकपुर के जैन मंदिर पाली में है, और इसे स्तंभों का मंदिर भी कहा जाता है।
नागदा का सास बहू का मंदिर राजस्थान के उदयपुर जिले में है और किराड़ू के मंदिर बाड़मेर में है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखें। आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? दोस्तों मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। जो गोविंद गुरु है, इन्होंने भी दोस्तों आदिवासियों में सुधार के बहुत ज़्यादा प्रयास किए थे। हरिदेव जोशी को राजस्थान में पत्रकारिता का पिता कहा जाता है। सुरजी भगत ने गोविंद गुरु का सहयोग किया था। एक और क्वेश्चन है इसमें, आदिवासियों के कुंभ के नाम से कौन सा तीर्थ स्थल प्रसिद्ध है? आदिवासियों का कुंभ दोस्तों ये वेणेश्वर धाम बांसवाड़ा को माना जाता है भाई, जहां शिव का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। और हर वर्ष माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर मेले का आयोजन भी डूंगरपुर में माही, सोम और जाखम नदियों के संगम पर किया जाता है। ऊपर वाले क्वेश्चन में दोस्तों आदिवासियों से संबंधित जो गोविंद गुरु थे, इन्होंने एक ही आंदोलन चलाया था भाई। ठीक है, और मोतीलाल तेजावत ने भी यहाँ अंधविश्वास और कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए अनेक आयोजन किए थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगला। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। एक साइड में राजवंश है और एक तरफ रियासत दी गई है। दोस्तों ये जो झाला राजवंश था, ये तो राजस्थान के गागरोनगढ़ जिले में था। जो खींची राजवंश था, खींची, यह दोस्तों झालावाड़ में था। और एक दोस्तों झाला राजवंश तो झालावाड़ में था, खींची राजवंश गागरोन में था। देवड़ा चौहान राजस्थान में सिरोही में थे और सोनगरा चौहान जालोर में थे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के इस प्रदेश के लिए राजस्थान या द्वित्व नाम किस ग्रंथ या अभिलेख में उल्लेखित है? यह जानकारी तो अपने को बसंतगढ़ अभिलेख या बसंतगढ़ शिलालेख जो राजस्थान के सिरोही जिले में है वहां से प्राप्त होती है। ये जो बसंतगढ़ शिलालेख है जो सिरोही में मिला है, 682 विक्रम संवत का मिला है। इसमें दोस्तों हमारे प्रदेश का नाम राजस्थान या द्वित्व लिखा गया है। ध्यान रखना, महर्षि वाल्मीकि जी ने मरुकांतर नाम दिया है। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान, रजवाड़ा, रायथन नाम दिया। जॉर्ज थॉम्स ने इस प्रदेश को राजपूताना नाम दिया। तो ये सभी प्रकार के क्वेश्चंस आप जरूर ध्यान रखना। ये जो भाबरू का शिलालेख है दोस्तों, ये बेराट में है, जहाँ से सम्राट अशोक के समय की जानकारी मिलती है, मौर्य काल की जानकारी मिलती है। सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, ये पुस्तक कर्नल जेम्स टोड के द्वारा लिखी गई थी। और ये जो राजरूपक पुस्तक है, ये वीरभान के द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन देखे भाई। निम्न नगरों को उनके प्राचीन नामों के साथ सुमेलित कीजिए। दोस्तों ये जो बयाना है ना, बयाना का प्राचीन नाम था श्रीपंथ और ये भरतपुर में है। नागौर का प्राचीन नाम था भाई अहिछत्रपुर। नगरी का प्राचीन नाम था माध्यमिका जो चित्तौड़गढ़ में है। और प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम था काठड़। दोस्तों प्रतापगढ़ जिले में माही नदी के अपवाह क्षेत्र को काठड़ कहा जाता है। देखिए दोस्तों आज का पहला प्रश्न, प्रतापगढ़, झालावाड़ तथा बांसवाड़ा के कुछ क्षेत्र प्राचीन समय में किस भूभाग के अंग थे? तो आपका सही आंसर होगा भाई मालव देश के। जो मालव जनपद था ना, इसमें प्रतापगढ़ और झालवाड़ा का या झालावाड़ का कुछ क्षेत्र शामिल है भाई। ठीक है, वल देश तो दोस्तों जैसलमेर को कहा जाता है। और ये जो कोठी है ना, कोठी दोस्तों एक तो सुनहरी कोठी निवाई टोंक में है और एक काठी क्षेत्र है दोस्तों गंगानगर हनुमानगढ़ में। घग्गर नदी का जो प्रवाह क्षेत्र वाला भाग है, इसे दोस्तों काठी या बग्गी कृषि के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर कहलाता है? सिटी ऑफ स्टेप वेल्स। बहुत ही अच्छा सवाल है। आपका सही जवाब होगा बूंदी। राजस्थान के बूंदी जिले को बावड़ियों का शहर कहते हैं। भरतपुर जिले को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं। जयपुर दोस्तों, जयपुर शहर को राजस्थान की पिंक सिटी या गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, राजस्थान को गुलाबी रंग से राम सिंह ने पुतवाया था जो जयपुर के राजा थे। ठीक है दोस्तों, जो गुलाबी है इसका ओरिजिनल रंग गेरुआ माना जाता है। बांदीकुई दौसा में है जो राजस्थान में सबसे पहले रेल की शुरुआत से जुड़ा हुआ स्थान है, जो बांदीकुई से आगरा फोर्ट के बीच में चलाई गई थी भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किन शहरों या स्थानों को उनके प्रसिद्ध नामों के साथ जाना जाता है? हल्दीघाटी। हल्दीघाटी दोस्तों राजस्थान के राजसमंद जिले में है। और जो हल्दीघाटी युद्ध का मैदान है, इसे राजस्थान की थर्मोपोली कहते हैं भाई। और ऐसा कर्नल जेम्स टोड ने कहा है।
दोबारा बता दूं, कर्नल जेम्स टोड ने हल्दीघाटी युद्ध के मैदान को या हल्दीघाटी के युद्ध को राजस्थान की थर्मोपोली नाम दिया है। ठीक है। अगला दूसरा ऑप्शन देखिए, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी या अब्रक नगरी कहते हैं। इसे राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी के नाम से भी जाना जाता है भाई। जालोर, जालोर को ग्रेनाइट शहर कहते हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा ग्रेनाइट का उत्पादन जालोर में होता है, इसलिए इसे राजस्थान का ग्रेनाइट शहर कहा जाता है। दोस्तों, जयपुर को राजस्थान की रतन नगरी कहते हैं, वैभव की नगरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहां दोबारा बताऊं क्या आपको मैं, हल्दीघाटी को राजस्थान की थर्मोपल्ली कहते हैं, भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र या अब्रक नगरी बोलते हैं, जालोर को राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी कहते हैं और जयपुर को राजस्थान की रत्न नगरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पुस्तक है दोस्तों सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। पुस्तक का अन्य प्रसिद्ध नाम क्या है? एनालस एंड एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये किताब कर्नल जेम्स टोड के द्वारा लिखी गई थी और 1829 में लंदन से प्रकाशित की गई थी। तो कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें राजस्थान के इतिहास का पिता कहते हैं, ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई ये प्रसिद्ध पुस्तक है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, जिसे ही द एनालस एंड एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है। ये 2 नंबर की पुस्तक है ना दोस्तों, मिलिट्री मेमोरियल ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ये पुस्तक तो दोस्तों विलियम फ्रैंकलिन या फ्रैंकलिन विलियम के द्वारा लिखी गई थी मिस्टर जॉर्ज थॉमस पर। मिस्टर जॉर्ज थॉमस पहला आदमी था जिसने हमारे प्रदेश को राजपूताना नाम दिया और उसकी मृत्यु बीकानेर में हुई, जबकि ये जो जॉर्ज थॉमस था ये आयरलैंड का था भाई, ठीक है। और जो कर्नल जेम्स टोड था वो इंग्लैंड का था। इसने अपने प्रदेश को राजस्थान नाम दिया, रजवाड़ा नाम दिया या रायथन नाम दिया। देखो व्याख्या की गई है नीचे, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया पुस्तक की रचना कर्नल जेम्स टोड ने की थी। क्लियर है भाई। अगला क्वेश्चन देखो आपने, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? रणकपुर। रणकपुर दोस्तों 1000 खंभों का शहर है, ये बिल्कुल सही बात है। जो रणकपुर का जैन मंदिर है ना दोस्तों, ये 1444 खंभों पर टिका हुआ है, इसलिए इसे 1000 खंभों का शहर कहते हैं। उदयपुर, उदयपुर को दोस्तों पूर्व का वेनिस कहते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन आपसे पूछ ले पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं? उदयपुर। लेकिन सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है, पूर्व का पेरिस या भारत का पेरिस किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। डीग को जल महलों की नगरी कहते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, जल महलों की नगरी किसे कहते हैं? डीग को कहते हैं। जोधपुर को स्वर्ण नगरी नहीं कहते दोस्तों, स्वर्ण नगरी राजस्थान के सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर को कहते हैं, ठीक है। जोधपुर को तो राजस्थान में मारवाड़ के नाम से जाना जाता है, मरु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यह मयूर ध्वज गढ़ या मयूर के आकार का दुर्ग स्थित है भाई। व्याख्या देखो, जोधपुर को तो सूर्य नगरी कहते हैं, मरुभूमि कहते हैं, थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहते हैं, इसे नीला शहर भी कहते हैं। जोधपुर के बारे में बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कई कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर कि राजस्थान का नीला शहर या ब्लू सिटी किसे कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं। एक बार दोस्तों सवाल ये भी पूछ लिया गया था कि ब्लू प्लेनेट किसे कहते हैं? पृथ्वी का नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी का क्या, सौर मंडल का नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो पृथ्वी को कहते हैं। और जल की उपस्थिति के कारण अपने पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं या ब्लू प्लेनेट कहते हैं। देखो अगला क्वेश्चन का प्रदेश के विभिन्न स्थलों एवं उनके प्रचलित उपनामों का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहते हैं। दिवेर युद्ध का मैदान भी भाई राजसमंद में है। 1582 ईस्वी में हुआ था महाराणा प्रताप की सेना और अकबर के सेनापति सुल्तान खान के बीच में। ऐसा बताया जाता है 1582 ईस्वी में हुए इस दिवेर के युद्ध का नेतृत्व महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह सिसोदिया ने किया था। और अमर सिंह सिसोदिया ने अकबर के काका
या इस युद्ध में अकबर के सेनापति सुल्तान खान के आर पार भाला कर दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। कर्नल जेम्स टोड ने इसी दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन नाम दिया। क्लियर है? क्लियर। दूसरा ऑप्शन देखो, रेड, ये स्थान टोंक में है भाई। इसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहते हैं। आधुनिक भारत का टाटानगर तो जमशेदपुर को कहते हैं, जो भारत के झारखंड राज्य का महत्वपूर्ण शहर है और लोहा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। जमशेदपुर शहर की स्थापना जमशेद जी टाटा के नाम पर की गई भाई, और लोहे का मुख्य केंद्र है, स्टील बनाने का प्रमुख केंद्र है ये टाटानगर। तो पूछा जाता है सवाल कि आधुनिक भारत का टाटानगर तो किसे कहते हैं? जमशेदपुर को, जो झारखंड में है। आपसे राजस्थान के बारे में यह सवाल पूछा जा सकता है कि प्राचीन भारत का टाटानगर किसे कहते हैं? तो रेड टोंक को कहते हैं भाई। इसे प्राचीन भारत का टाटानगर क्यों कहते हैं? क्योंकि राजस्थान के इस सभ्यता स्थल पर प्राचीन सिक्कों का वृहत भंडार मिला है। तो प्राचीन सिक्कों का वृहत भंडार मिलने के कारण टोंक के रेड सभ्यता स्थल को प्राचीन भारत का टाटानगर नाम दिया गया है। तीसरा ऑप्शन देखो भाई, किराडू। देखो किराडू राजस्थान का बाड़मेर में है भाई, और इसे राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। जो खजुराहो के मंदिर है ना दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में है, और ये चंदेल शासकों के द्वारा निर्मित किए गए थे। दोनों ही सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। सीधा सवाल ये पूछ लेगा, भारत में खजुराहो के मंदिर कहां पर है भाई? ये दोस्तों मध्य प्रदेश में है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने करवाया था। राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? किराडू स्थान बाड़मेर को कहते हैं। एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहते हैं? बंडदेवरा बारां स्थान को कहते हैं। राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहते हैं? बंडदेवरा बारां को कहते हैं। ये खजुराहो क्या है दोस्तों? ये दोस्तों अश्लील मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है भाई। ठीक है। चौथा ऑप्शन देखिए, हल्दी घाटी। इसे राजस्थान का वेल्लोर तो कभी नहीं कहते। हल्दी घाटी को तो राजस्थान की थर्मोपोली कहते हैं, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, है ना दोस्तों। आप ध्यान रखना इस बात का। यदि सवाल आपसे पूछ ले कि राजस्थान का वेल्लोर किसे कहते हैं, तो राजस्थान का वेल्लोर तो भैंसरोडगढ़ को कहते हैं, जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है। याद रह जाएगा ना आपको दोस्तों। इस भैंसरोडगढ़ की एक और खास बात बताऊं आपको, जो कर्नल जेम्स टोड से ही जुड़ी हुई है। कर्नल जेम्स टोड ने ऐसा कहा कि यदि मुझे राजपूताना की तरफ से कोई जागीर की पेशकश की जाए तो मैं भैंसरोडगढ़ दुर्ग मांगूंगा। ठीक है। तो सवाल ध्यान रखना कि कर्नल जेम्स टोड ने कौन से दुर्ग के बारे में इच्छा जताई प्राप्त करने की, तो भैंसरोडगढ़ की। इसे काफी सुरक्षित दुर्ग बताया जाता है। अगला क्वेश्चन देखे भाई, अलवर को अन्य किस नाम से जाना जाता है भाई? अलवर के बारे में, अलवर को क्या राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं? नहीं भाई, राजस्थान का प्रवेश द्वार तो भरतपुर जिले को कहते हैं। तो क्या राजस्थान का सिंह द्वार कहते हैं? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। राजस्थान का सिंह द्वार अलवर को कहते हैं। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार जल महलों का शहर, नहीं भाई, जल महलों का शहर तो डीग भरतपुर को कहते हैं। ठीक है दोस्तों। देखो चारों क्वेश्चन के आंसर दोबारा बता देता हूं। इस क्वेश्चन में जो चार ऑप्शन है ना, चारों के चार क्वेश्चन बनते हैं। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर, राजस्थान का सिंह द्वार अलवर, राज्य का पूर्वी प्रवेश द्वार धौलपुर, जल महलों का शहर डीग भरतपुर। पूछ ले आपसे दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार बताओ, चित्तौड़गढ़ बता देना। एक और सवाल पूछा जा सकता है प्रवेश द्वार के मामले में कि मरुस्थल का प्रवेश द्वार बताओ, तो जोधपुर बता देना। अही छतरपुर का वर्तमान नाम क्या है? अही छतरपुर का वर्तमान नाम तो नागौर है दोस्तों। ये चौहानों की राजधानी थी अही छतरपुर, जो सपादलक्ष की राजधानी थी, और सपादलक्ष सांबर झील के आसपास का क्षेत्र था। इस सपादलक्ष की स्थापना चौहानों के प्रथम राजा या प्रथम आदि पुरुष वासुदेव चौहान के द्वारा की गई थी भाई, जो सांबर झील के आसपास का क्षेत्र बताया जाता है। और सपादलक्ष की राजधानी अही छतरपुर थी, जिसे वर्तमान में नागौर के नाम से जाना जाता है। और नागौर को राजस्थान की धातु नगरी भी कहते हैं। तारागढ़ अजमेर में है, जयपुर अपनी राजधानी है,
बीकानेर की स्थापना राव बीका जी के द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, ये जो तारागढ़ है ना, तारागढ़, इसे गढ़बीटड़ी कहा जाता था। लेकिन जो मेवाड़ का राजा था ना दोस्तों, राजकुमार था, एक उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है, जिसे पृथ्वीराज सिसोदिया, उनकी रानी का नाम था तारा। तो तारा के नाम पे पृथ्वीराज सिसोदिया ने अजमेर के गढ़बीटड़ी दुर्ग का नाम बदलकर तारागढ़ कर दिया था। अच्छा सवाल है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस नगर के संबंध में कहा जाता है कि केवल पत्थर की टांगे ही आपको वहां ले जा सकती है? जैसलमेर के लिए ही कहा जाता है। जैसलमेर दुर्ग को दूर से देखने पर ऐसे लगता है जैसे कोई लंगर डाले हुए हैं। ठीक है, तो जैसलमेर बहुत ही दूर दुर्ग है, मरुस्थल में है। तो जैसलमेर दुर्ग तक पहुंचने के लिए आपको पत्थर की टांगों की तरह आपके पैर मजबूत होने चाहिए, इसलिए इसके ऊपर यह बात कही गई है। जोधपुर को तो मयूरध्वजगढ़ के नाम से जाना जाता है। उदयपुर शहर को पूर्व का वेनिस कहते हैं। और चित्तौड़ में चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ही, जो राजस्थान का सबसे बड़ा रिहायशी दुर्ग है। देखो, इस संबंध में यह दुआ प्रसिद्ध है भाई जैसलमेर दुर्ग के बारे में। घोड़ा कीजिए काठ का, पीठ कीजिए पाषाण की, बख्तर कीजिए लोहे का, तब देखो जेशान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। राजस्थान की मोनालिसा किसे कहते हैं? ये तो दोस्तों बनी ठनी पेंटिंग को कहते हैं। और ये बनी ठनी पेंटिंग किशनगढ़ में बनाई गई थी भाई। किशनगढ़ के राजा थे, उनका नाम था निहाल सिंह। तो निहाल सिंह की प्रेयसी थी भाई बनी ठनी मोनालिसा, जिसे इस नाम से जाना जाता है। और एरिक डिकिंसन और फयाज अली ने बनी ठनी की प्रसिद्धि मोनालिसा के रूप में की है। राजस्थान का अबुल फजल मुहनोत नैणसी को कहा गया है। वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या को कहते हैं। और राजस्थान का गांधी गोकुलभाई भट्ट को कहते हैं। नेक्स्ट सवाल, चौहानों ने राज्य के किस क्षेत्र पर शासन किया था? चौहानों ने अजमेर और रणथंभौर में भी किया था, कोटा और बूंदी में भी किया था, सिरोही, जालोर, सिवाना, यहाँ पर सोनगरा चौहान थे। तो उक्त सभी चारों ऑप्शन सही है भाई। किस स्थल को राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं? भाई मातृकुंडिया स्थान को राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। ठीक है, और ये जो वेणेश्वर है ये तो डूंगरपुर में है, इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। सीता माता प्रतापगढ़ में है भाई। नाथ द्वारा रास भरतपुर जिले के लोहागढ़ दुर्ग में हुआ था। ये बात भी आप ध्यान रखना, सवाल आपसे पूछ लिया जाए कि मत्स्य संघ का उद्घाटन कहाँ हुआ था? भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में। यहाँ दूसरा सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि मत्स्य संघ में कुल मिला के कितने रियासतें थी भाई? इसमें 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। आप इन्हें शॉर्ट रूप में ABCD इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ठीक है दोस्तों, एक सवाल आपसे यहां यह भी पूछा जा सकता है कि मत्स्य संघ का नाम मत्स्य संघ किसने रखा था भाई? इसका नाम मत्स्य संघ KM मुंशी के कहने पर रखा गया था भाई। दूसरा क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक 2010 वर्ष में विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों आपके लिए, राजस्थान के जीके से रिलेटेड। ये दोस्तों जो विश्व धरोहर शामिल करने का काम है यह यूनेस्को के द्वारा किया जाता है। और यूनेस्को का मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ठीक है, तो 2010 में दोस्तों नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या हवा महल जयपुर को शामिल किया गया विश्व धरोहर में? क्या जयपुर की जंतर मंतर वेधशाला को शामिल किया गया? क्या कुंभलगढ़ दुर्ग को शामिल किया गया जो राजसमंद में है? या फिर जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग को शामिल किया गया भाई? इसमें देखो दोस्तों 2010 की यदि अपन बात करें तो जंतर मंतर जो वेधशाला है इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 2010 में शामिल किया गया। और दोस्तों ये जो हवा महल जयपुर है इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल तो नहीं किया गया, लेकिन वर्ष 2019 में जयपुर का जो परकोटा है इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है और मेहरानगढ़ दुर्ग है इनको दोस्तों यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में वर्ष 2013 में शामिल किया गया। 2013 में राजपूताना के 6 किलों को विश्व धरोहर सूची में स्थान दिया गया भाई। ठीक है, दोबारा देख लीजिए ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि नीचे दिए गए कौन से स्थान को 2010 में विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित कर लिया गया?
तो जयपुर की जंतर मंतर वेधशाला को शामिल किया गया। राजपूताना के 6 किलों को 2013 में शामिल किया गया और जयपुर के परकोटे को 2019 में शामिल किया गया। एक दोस्तों केवलादेव गणापक्षी विहार के बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है कि केवलादेव गणापक्षी विहार को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया? 1985 ईस्वी में सम्मिलित किया गया। और केवलादेव गणापक्षी विहार यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला राजस्थान का पहला स्थान था। ठीक है दोस्तों, एक आप नृत्य के बारे में भी ध्यान रखना। राजस्थान में एक कालबेलिया नृत्य है भाई, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ठीक है, जो कालबेलिया जाति के द्वारा किया जाता है, जो एक सपेरा से संबंधित जाति होती है। अगला क्वेश्चन देखे भाई। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तारीख से है वह तारीख कौन सी है भाई? राजस्थान राज्य का दोस्तों वर्तमान जो स्वरूप है वह 1 नवंबर 1956 को आया भाई। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ और 7 चरणों में पूरा हुआ भाई। और ये अंतिम चरण था 1 नवंबर 1956 को। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि जिस समय राजस्थान का एकीकरण किया गया 1 नवंबर 1956 को, उसी टाइम पे भारत में राज्य पुनर्गठन अधिनियम भी पारित किया गया 1956 ईस्वी में। और ये संविधान का 7वां संशोधन भी था भाई। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद के द्वारा पारित किया गया, जिसके तहत भारत में 14 तो राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो यहाँ इस अधिनियम को पारित करने से पहले एक फजल अली आयोग का गठन किया गया था, जिसे राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसने रिपोर्ट दी थी 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के संदर्भ में, और इसी के तहत अपना राज्य वर्तमान स्वरूप में आया। विलय होने वाले अंतिम क्षेत्र अजमेर मेरवाड़ा थे, आबू व देलवाड़ा थे। अजमेर मेरवाड़ा को फजल अली आयोग की सिफारिश पर राजस्थान में मिलाया गया था। ये जो आबू देलवाड़ा है, इसे पहले दोस्तों बॉम्बे राज्य को दे दिया गया था, लेकिन बाद में आगे चलकर इस पर विवाद हुआ। तो विवाद होने के बाद सिरोही जिले के आबू और देलवाड़ा को राजस्थान में विलय होने पर सहमति बनी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1949 ईस्वी में वरहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था भाई? वरहद राजस्थान का प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। ठीक है, आप जरूर ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान में सबसे पहले ये प्रधानमंत्री क्या है भाई? हमारे राज्य का एकीकरण होने से पहले राज्य का जो मुखिया होता था, इसे दोस्तों प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में राज्य के मुखिया को मुख्यमंत्री के नाम से जाना जाता है। एकीकरण के दौरान कुल मिलाके 4 प्रधानमंत्री बने थे दोस्तों। एक तो शोभाराम कुमावत, ठीक है, एक गोकुललाल असावा, एक माणिक्यलाल वर्मा और एक हीरालाल शास्त्री। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के वे कौन से 4 राज्य हैं जिन्होंने मिलकर संयुक्त होकर मत्स्य संघ का निर्माण किया था? ये क्वेश्चन तो दोस्तों अपन ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं। ABCD यानी अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये चारों जिले मिलकर मत्स्य संघ बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहां आ जाइए, ये अपना अगला क्वेश्चन है। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था भाई? अजमेर। जब राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे, तब दोस्तों सबसे ज्यादा पत्रों का प्रकाशन अजमेर शहर से किया गया या अजमेर स्थान से किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजस्थान से पूर्व या स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में कितनी देशी रियासतें थी भाई? ये बहुत ही गजब का क्वेश्चन है दोस्तों। आजादी से पहले
राजस्थान में कुल मिला के 19 देशी रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश या चिपशिप था। जो केंद्र शासित प्रदेश या चिपशिप था उसका नाम तो था अजमेर मेरवाड़ा। जो 3 ठिकाने थे उनमें एक का नाम तो था दोस्तों निमराना, जो वर्तमान में अलवर में है। एक का नाम था लावा, जो वर्तमान में टोंक में है। और एक का नाम था भाई कुशलगढ़। ठीक है दोस्तों, तो लावा, ये जो ऑप्शन में दिया गया है ना नीचे कुबलगढ़, ये कुबलगढ़ नहीं है दोस्तों, इसकी जगह कुशलगढ़ है। ये बुक में गलत प्रिंट हुआ है तो आप कंफ्यूज मत होना। दोबारा बता देता हूं, आजादी से पहले या स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में 19 तो देशी रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहते हैं? अल्लाह है जिलाई बाई। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। मरुभूमि की कोकिला या मरु कोकिला के नाम से अल्लाह जिलाई बाई को जाना जाता है भाई। और अल्लाह जिलाई बाई का जन्म राजस्थान रे बीकानेर जिले में हुआ था। ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा सवाल है ये जो अल्लाह जिलाई बाई है, ये दोस्तों एक मांड गायिका थी भाई। और इन्होंने राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध गीत गाया था, केसरिया बालम आवोनी म्हारे देश, जो राजस्थान का राज्य गीत है। कई बार तो डायरेक्ट यहीं से सवाल पूछ लिया जाता है कि केसरिया बालम आवोनी म्हारे देश, यह गीत किसके द्वारा लिखा गया था? अल्लाह जिलाई बाई के द्वारा लिखा गया था, जो बीकानेर की थी। और इन्हें मांड गायिकी के नाम से भी जाना जाता है या मरु कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये गौरी देवी, मांगी बाई, बनो बेगम, ये भी दोस्तों मांड गायिकाएं थी। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे भाई? बहुत अच्छा सवाल। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने भाई हीरालाल शास्त्री। अब इसमें ऑप्शन जो 4 है ना, ये काफी खतरनाक है दोस्तों। ये जो टीकाराम पालीवाल है, ये राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री बने थे। आपसे एग्जाम में सवाल अलग से पूछ लिया जाएगा कि राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो टीकाराम पालीवाल बने थे। सवाल आपसे पूछ ले कि राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो आपका जवाब होगा हीरालाल शास्त्री। आपसे सवाल पूछ ले कि राजस्थान में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? मोहनलाल सुखाड़िया। सबसे लंबे समय तक राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे भाई? मोहनलाल सुखाड़िया। ऐसा बताया जाता है मोहनलाल सुखाड़िया ने लगभग 4 कार्यकाल पूरे किए हैं भाई। और ये जो जयनारायण व्यास जी थे ना, जयनारायण व्यास जी राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मनोनीत भी थे और निर्वाचित भी थे। बात समझ में आ रही है? दोबारा देख लो सारे क्वेश्चन। जयनारायण व्यास जी का संबंध जोधपुर से है। ये राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं एकमात्र जो निर्वाचित भी बने और मनोनीत भी बने। यानी पहले तो ये मनोनीत मुख्यमंत्री बनाए गए जयनारायण व्यास, और बाद में ये निर्वाचित मुख्यमंत्री बन गए। टीकाराम पालीवाल पहले मनोनीत मुख्यमंत्री बने। हीरालाल शास्त्री पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। हीरालाल शास्त्री का संबंध जोबनेर जयपुर से है। और ये जो हीरालाल शास्त्री है, इनका संबंध दोस्तों वन स्थली विद्यापीठ से भी है। इनकी पत्नी का नाम था रतन शास्त्री। तो इन्होंने अपनी पत्नी रत्ना शास्त्री के साथ मिलकर निवाई टोंक में कुटीर या फिर वन स्थली विद्यापीठ की स्थापना की, जिसे जीवन कुटीर के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक इंपॉर्टेंट सवाल और बता देता हूं मोहनलाल सुखाड़िया के बारे में। क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि राजस्थान में युवावस्था में मुख्यमंत्री बनने वाले कौन व्यक्ति थे भाई? मोहनलाल सुखाड़िया। एक और बात, राजस्थान में कौन से मुख्यमंत्री को शताब्दी पुरुष के नाम से जाना जाता है?
तो मोहनलाल सुखाड़िया ने लगभग 16 वर्ष से भी ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री के रूप में राजस्थान में कार्य किया, इसलिए इन्हें राजस्थान का शताब्दी पुरुष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कुल जिलों की संख्या कितनी है? ये तो एकदम आसान सवाल है, 33 है भाई। और राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़ बना था 2008 में। इस टाइम पे राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया थी। और ये जो प्रतापगढ़ है ये अस्तित्व में आया था 1 अप्रैल 2010 को। ये भी अच्छा सवाल है। सवाल आपसे पूछ ले कि प्रतापगढ़ का गठन कौन सी समिति की सिफारिश पर किया गया? तो परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर किया गया। ताजा आंकड़ों का भी ध्यान रखना। वर्तमान के जो मुख्यमंत्री है ना, अशोक गहलोत जी, इन्होंने राजस्थान में 19 नए जिले बनाने की घोषणा की है। साथ ही इन्होंने 3 नए संभाग बनाने की भी घोषणा की है। अगला क्वेश्चन, मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी भाई? मत्स्य संघ की राजधानी थी अलवर। क्या थी भाई? अलवर। बहुत ही अच्छा सवाल है। मत्स्य संघ जो 18 मार्च 1948 को गठन किया गया था, ये एकीकरण का पहला चरण था। इसकी राजधानी अलवर बनाई गई भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सीमा सुरक्षा बल का नया मुख्यालय कहां स्थापित किया गया है? बीकानेर में। राजस्थान में बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल का नया मुख्यालय बीकानेर में बनाया गया है भाई। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? भरतपुर को। ध्यान रखना, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? भरतपुर को। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? ये राजस्थान के गौरव चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। आपको क्वेश्चन एक और पूछा जा सका है, आपको पूछ लिया जाए कि मरुस्थल का प्रवेश द्वार या मारवाड़ का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं भाई। उम्मीद करता हूं जानकारी आपके ठीक तरीके से समझ में आई होगी। आगे के क्वेश्चन और देख लीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? दोस्तों डांग क्षेत्र ये चंबल नदी से संबंधित क्षेत्र है भाई। डांग क्षेत्र डाकुओं के क्षेत्र को कहते हैं भाई। ऐसा क्षेत्र जहां पर डाकू लोग निवास करते हैं उसे डांग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसमें राजस्थान के 3 जिले आते हैं वैसे, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर को मिलाकर डांग क्षेत्र कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन के हिसाब से दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा भाई। करौली और धौलपुर तो दे ही रखे हैं, एक सवाई माधोपुर का और ध्यान रखना है आपको कि धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर तीनों को डांग क्षेत्र कहते हैं। डांग क्षेत्र का मतलब चंबल नदी से जुड़ा हुआ है और डाकुओं के निवास स्थान वाले क्षेत्र को अपने भारत में डांग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन भाई, राजस्थान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 30 मार्च। ये बहुत ही अच्छा सवाल है भाई। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त इस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 2 अक्टूबर को दोस्तों गांधी जी की जयंती मनाई जाती है भाई। ठीक है, या अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट सवाल देखे भाई, विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी भाई? ये तो मत्स्य जनपद की राजधानी थी। मत्स्य जनपद में अलवर, थोड़ा बहुत जयपुर का हिस्सा आता है और भरतपुर भी आता है। तो विराटनगर तो मत्स्य जनपद की राजधानी थी और विराटनगर को वर्तमान में बेराट के नाम से जाना जाता है भाई। ठीक है दोस्तों, ये जो आपका अंग था, अंग की राजधानी तो चंपा थी भाई। क्या थी? चंपा। और ये जो गंधार है इसकी राजधानी तो दोस्तों तक्षशिला थी जो वर्तमान में पाकिस्तान देश में है। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी और पाटलिपुत्र का नया नाम है पटना। समझ में आ गई के बात? दोबारा सुन लो, विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? विराटनगर मत्स्य जनपद की राजधानी थी और मत्स्य जनपद में अलवर, भरतपुर और थोड़ा बहुत जयपुर का हिस्सा आता था भाई। अंग किसकी राजधानी थी आपसे पूछ ले तो अंग की राजधानी चंपा थी भाई। किसकी थी? चंपा। अंग जनपद था जिसकी राजधानी चंपा थी।
गंधार की राजधानी तक्षशिला थी जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, और मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी जिसे वर्तमान में पटना के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु विस्फोट किस स्थान पर किया गया? दोस्तों, भारत का पहला परमाणु विस्फोट पोखरण जैसलमेर में किया गया था और 1976 ईस्वी में किया गया था। ध्यान रखना, दोबारा सुन लो, भारत का पहला परमाणु परीक्षण जैसलमेर के पोखरण स्थान पर किया गया था, 1976 ईस्वी में किया गया था भाई। जो दूसरा परमाणु परीक्षण है वो भी पोखरण जैसलमेर में किया गया था और 1998 ईस्वी में किया गया था। 1998 ईस्वी में जब दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया उस टाइम पे राजस्थान के तो क्या, भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे भाई। पोखरण को भारत का शक्ति स्थल कहते हैं भाई, पावर स्टेशन। भारत का शक्ति स्थल किसे कहते हैं? पोखरण जैसलमेर को कहते हैं भाई। बात समझ में आ गई के? ओके। एक दोस्तों पोखरण पोट्री भी है भाई, जिसमें ज्यामितीय आकार के चित्र बनाए जाते हैं और ये भी दोस्तों अपने जैसलमेर की प्रसिद्ध है। पोखरण के पास में ही रामदेवरा में रामदेव जी का मंदिर है। राजस्थान में प्रसिद्ध रामदेव जी, जिन्हें रामसा पीर के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने 24 बाणियां किताब लिखी थी, और जो मुसलमान लोग हैं इन्हें रामसा पीर के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ राजस्थान में सर्वधर्म सद्भावना का मेला लगता है, तो आप इन स्थानों का ध्यान रखना। ये जो बड़ा थल है ये तो उदयपुर में है और राजस्थान में सभ्यता के लिए जाना जाता है। कोलायत बीकानेर में है जहां कपिल मुनि की तपोस्थली थी, और कोलायत झील राजस्थान में दीपदान के लिए प्रसिद्ध है। दीपदान के लिए प्रसिद्ध राजस्थान की दूसरी झील पुष्कर झील है भाई, ठीक है, जो अजमेर में है। फलोदी स्थान जोधपुर में है जो राजस्थान में गर्म स्थान के लिए चर्चित रहता है। ये स्थान राजस्थान में ज्यादातर गर्म रहता है भाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक जिला डांग क्षेत्र का नहीं है। पहले ही तुम्हें ऊपर बता चुका हूं कि डांग क्षेत्र में 3 जिले आते हैं, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। तो इसमें से अलवर को बाहर निकाल दूं तो अलवर आपका क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर हो जाएगा भाई। अगला देखो क्वेश्चन, मरुस्थल का प्रवेश द्वार किस शहर को कहते हैं? अभी बताया था थोड़ी देर पहले दोस्तों मैंने कि मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को कहते हैं। अपने राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहते हैं। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार चित्तौड़गढ़ को कहते हैं, और चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहते हैं भाई। ठीक है दोस्तों, ये जो बीकानेर शहर है ये तो राव बीकाजी के द्वारा बसाया गया था, ठीक है। और ये जो जयपुर शहर है इसकी स्थापना सवाई जयसिंह के द्वारा की गई थी। जैसलमेर की स्थापना राव जैसल के द्वारा की गई थी। जोधपुर की स्थापना राव जोधा के द्वारा की गई थी। बात पल्ले पड़ी के दोस्तों, यदि बात था के समझ में आ रही है तो आगे को क्वेश्चन पढ़ो। कौन से शहर को राजस्थान का मानचेस्टर कहते हैं? ये मैनचेस्टर है भाई। तो राजस्थान का मैनचेस्टर तो भीलवाड़ा को कहते हैं भाई। भीलवाड़ा राजस्थान की वस्त्र नगरी है और वस्त्रों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होने के कारण ही इसे राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। ये जो कोटा ऑप्शन में आगे सही आंसर दे रखा है ना, 2 नंबर इसने कोटा मान रखा है, ये गलत है दोस्तों, गलत प्रिंट है। राजस्थान का मैनचेस्टर तो भीलवाड़ा को कहते हैं। राजस्थान की अब्रक नगरी, राजस्थान की वस्त्र नगरी, राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी, ये भीलवाड़ा को ही कहते हैं। ध्यान रखना इस बात का। मैनचेस्टर शहर इंग्लैंड में है जो सूती कपड़ों के लिए जाना जाता है या वस्त्र उद्योग के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। तो दुनिया के जो जो स्थान मतलब वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है ना, उनके नाम के आगे हमेशा ही मैनचेस्टर लगाते हैं। जैसे जापान देश में एक ओसाका स्थान है भाई, या ओसाका शहर है जो सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? ओसाका को कहते हैं। आपने भारत में वस्त्र उद्योग के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थान अहमदाबाद है, गुजरात का अहमदाबाद। तो गुजरात के अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। 2 और सवाल याद रख लो ना, ताकि इस मैनचेस्टर का सारा ही झंझट खत्म। एक सवाल आपसे पूछा जाता है, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर क्या है?
तो उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर उत्तर प्रदेश को कहते हैं, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर तमिलनाडु को कहते हैं। दोबारा सुन लो सारी जानकारियां। मैनचेस्टर शहर इंग्लैंड में है, जो सूती कपड़ों के लिए या वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। जापान का मैनचेस्टर ओसाको को कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर तमिलनाडु को कहते हैं। और राजस्थान का मैनचेस्टर राजस्थान के टेक्सटाइल सिटी, राजस्थान की अब्रक नगरी या राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा जिले को बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध केंद्र तो जयपुर है भाई। करपाल सिंह शेखावत पूरा वीडियो डाल रखा है इसके ऊपर। इन्होंने करपाल सिंह शेखावत ने नीले रंग के स्थान पर इसमें पीला रंग भी भरा है, इसलिए उन्हें शिल्प गुरु के नाम से जाना जाता है। पूछ ले जाए राजस्थान में ब्लू पोएट्री का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? जयपुर। और ब्लू पोएट्री के जो सिद्धस्त कलाकार हैं वो कौन माने जाते हैं भाई? करपाल सिंह शेखावत को माना जाता है। ब्लू पोएट्री वह काई भाई दोस्तों, जो मटका व ना मटका, चीनी मिट्टी का मटका, उनके ऊपर नीले रंग से जो डिजाइन तैयार की जाती है या जो डिजाइन बनाई जाती है उसी को ब्लू पोएट्री कहते हैं। ब्लू पोएट्री भारत में पर्सिया से लाई गई थी। पर्सिया यानी कि ईरान से लाई गई थी। ये भी काफी अच्छा सवाल है। कई कंपटीशन एग्जाम्स में ये सवाल पूछ लिया जाता है कि भारत में या जयपुर में ब्लू पोएट्री कहां से लाई गई थी? पर्सिया ईरान से लाई गई थी, जो कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की। ब्लू पोएट्री के सिद्धस्त कलाकार कौन थे? करपाल सिंह शेखावत थे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। प्रारंभिक समय में उमेदपुरा की छावनी के नाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा था भाई? ये जो झालावाड़ है ना, झालावाड़, इसे उमेदपुरा की छावनी कहते थे भाई। ये बहुत ही गजब का सवाल है दोस्तों, परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है और कई बच्चों के होश उड़ा देने वाला क्वेश्चन है ये कि उमेदपुरा की छावनी किसे कहते हैं? झालावाड़ को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अलवर के आसपास का क्षेत्र प्राचीन समय में निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था भाई? जो अलवर के आसपास का क्षेत्र ने इसे सालव प्रदेश कहा जाता था। ध्यान रखना, सालव प्रदेश अलवर के आसपास के क्षेत्र को कहते हैं। जो थड़ी है ना, थड़ी, ये दोस्तों बीकानेर को कहते हैं भाई। थड़ी किसको कहते हैं? बीकानेर को कहते हैं। और ये जो डांग क्षेत्र है, डांग क्षेत्र में धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर आते हैं। और जो माल खेराड़ है ना, ये तो टोंक के आसपास का क्षेत्र है। अगला, कुंभ थाना का किला किस प्रसिद्ध दुर्ग का प्राचीन नाम था भाई? ये करारगढ़ का, ये सिवाना दुर्ग का प्राचीन नाम था। जो सिवाना दुर्ग है ना, इसे कुंभ थाना के नाम से जाना जाता था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां देखिए दोस्तों। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर सिसोदिया वंश का शासन नहीं था? शाहपुरा पर, किशनगढ़ पर, प्रतापगढ़ पर या बांसवाड़ा पर? दोस्तों शाहपुरा भीलवाड़ा में है। प्रतापगढ़ वही जिला है जो 2008 में बना। ये उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा से अलग होकर बना था। बांसवाड़ा चौथा ऑप्शन है ही, तो अपना सही जवाब हो जाएगा किशनगढ़। किशनगढ़ अजमेर में पड़ता है भाई। किशनगढ़ कहां पर पड़ता है? अजमेर में पड़ता है। तो किशनगढ़ सिसोदिया वंश से संबंधित नहीं है, ये या तो चौहान वंश से संबंधित है और कुछ समय के लिए ये मारवाड़ वंश से संबंधित था। देखो, सिसोदिया वंश को गुहिल वंश भी कहते हैं, जिसकी स्थापना गुहिलादित्य के द्वारा की गई थी भाई। गुहिल या सिसोदिया वंश का शासन चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा आदि क्षेत्रों में था भाई। अगला क्वेश्चन, पहला राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले राज्य के खिलाड़ी कौन है? लिम्बाराम। लिम्बाराम का संबंध तीरंदाजी से है भाई। लिम्बाराम का संबंध किससे है? तीरंदाजी से है। और इन्होंने दोस्तों पहला राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया था भाई। ध्यान रखना, ये जो डॉक्टर करणी सिंह जी है ना, इनका संबंध बीकानेर से था भाई। और ये करणी सिंह जी है ना, ये भी तीरंदाजी से रिलेटेड ही थे। सलीम दुर्रानी का संबंध क्रिकेट खेल से है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़, इनका संबंध दोस्तों तीरंदाजी से रहा है, शूटिंग से रहा है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किससे रहा है? शूटिंग से। लिम्बाराम का संबंध तीरंदाजी से। डॉक्टर करणी सिंह जो बीकानेर के थे, इनका संबंध
तीरंदाजी से। सलीम दुर्रानी का संबंध क्रिकेट से। क्वेश्चन था पहला राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार किसने प्राप्त किया? लिम्बाराम ने। अगला क्वेश्चन देखो भाई, देखो इसका डिटेल्स भी देख लो आप। लिम्बाराम राज्य के प्रसिद्ध तीरंदाज है। इन्हें 1995-96 में राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था भाई। अगला क्वेश्चन, राजस्थान भूभाग के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये तो महर्षि वाल्मीकि जी थे, जिन्होंने रामायण लिखी थी भाई। तो रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि ने हमारे प्रदेश को मरुकांतर नाम दिया भाई, या मरुभूमि नाम दिया। अब देखो जॉर्ज थॉमस तो पहला विद्वान था जिसने हमारे प्रदेश को राजपूताना नाम दिया। राजपूताना नाम देने वाला पहला आदमी कौन था? जॉर्ज थॉमस। दोस्तों इसने मौखिक रूप से कही थी हमारे प्रदेश के लिए ये बात कि ये क्षेत्र राजपूताना है। बाद में आगे चलकर जॉर्ज थॉमस के एक मित्र थे भाई, विलियम फ्रैंकलिन। क्या नाम था उनका? विलियम फ्रैंकलिन। उन्होंने एक किताब लिखी, द मिलिट्री मेमोरियल ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस के ऊपर लिखी थी दोस्तों फ्रैंकलिन विलियम ने ये किताब, और उसमें उन्होंने फिर उल्लेख किया कि जॉर्ज थॉमस संभवतः पहला व्यक्ति था जिसने इस प्रदेश के लिए मरुकांतर नाम का प्रयोग किया। मुहणोत नैन्सी, अब्राहम ग्रियर्सन, इनका संबंध दोस्तों